नमस्कार। श्री राम पीजी महाविद्यालय 17 अरबी रायसे नगर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपने भूगोल की क्लास चल रही थी। कल हमने भूगोल की क्लास में बात कर रहे थे ज्वालामुखी की और हमारा ज्वालामुखी टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज हम भूगोल का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, आज की जो क्लास हो रही है ये है बीए फर्स्ट ईयर प्लस में बीए बीएड फर्स्ट ईयर प्लस में एमए प्रीवियस। एमए के अंदर हमारी जियोमॉर्फोलॉजिकल जो बुक चल रही है उसका टॉपिक है, और बीए बीएड में हमारा भौतिक भूगोल और बीए फर्स्ट ईयर में भौतिक भूगोल में हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसके अंदर बात करते हैं जियोमॉर्फोलॉजिकल के अंदर, जिसमें हमारी बात चल रही थी पृथ्वी पर लगने वाले बल। और पृथ्वी पर जो लगने वाले बल हैं उसमें अपने बात कर रहे थे कि बल दो प्रकार के होते हैं। पृथ्वी पर लगने वाले जो बल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक अंतर्जात बल होते हैं, एक बहिर्जात बल होते हैं। अंतर्जात बल पृथ्वी के अंदर से लगने वाले बल, बहिर्जात बल धरातल के ऊपर लगने वाले बल। फिर हमने पढ़ा था कि पृथ्वी पर लगने वाले बल है उसको तीव्रता या समय का जो है पीरियड उसके अनुसार एक होता है मंद गति का संचलन और एक होता है तीव्र गति के बल, मंद गति और तीव्र गति। तो हम बात कर रहे थे एक तो आकस्मिक बल, और आकस्मिक बल के अंदर हम पढ़ रहे थे आंतरिक बल, और आंतरिक बल में हमने पहला टॉपिक पूरा कर लिया ज्वालामुखी। और आज हम शुरू कर रहे हैं भूकंप। देखिए, भूकंप सबसे पहले अपने बात करते हैं भूकंप। भूकंप को अंग्रेजी में कहते हैं अर्थक्वेक। जैसे बताया था ना, अपने ज्वालामुखी को इंग्लिश भाषा में या अंग्रेजी में कहते हैं वोल्केनो, उसी प्रकार भूकंप को कहते हैं अर्थक्वेक। देखिए, भूकंप का अर्थ क्या है? भूकंप का अर्थ क्या है? मैंने कल आपको बताया था भूकंप मूल दो शब्दों से बना है। भू माने भू प्लस कंप। भू का अर्थ है पृथ्वी और कंप का अर्थ है कांपना। भूकंप का अर्थ अगर देखें तो भू का अर्थ है पृथ्वी और कंप का अर्थ है कांपना। हम यहाँ ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर ऐसा बल या ऐसी तरंगें उत्पन्न होने से पृथ्वी के अंदर कंपन पैदा हो जाता है। पृथ्वी के अंदर ऐसे बल जिनके द्वारा पृथ्वी के अंदर कंपन पैदा हो जाता है, उन कंपन को हम कह सकते हैं भूकंप। उस कंपन को हम क्या कह सकते हैं? भूकंप। दूसरी बात आती है, हम बात करते हैं भूकंप के अंदर सबसे पहले हम आपको बात बता दें कि भूकंप जो आता है वो ज्वालामुखी से ही रिलेट है। भूकंप जो आता है वो ज्वालामुखी से ही रिलेट है। मैंने आपको कल बताया था कि ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के अंदर जो बढ़ते हुए तापमान के कारण, बढ़ते हुए गैसों के दबाव के कारण, जो हम कह सकते हैं प्लेट विवर्तनिक के कारण, या हम कह सकते हैं जो हमारी चट्टानें हैं उनके अंदर संचलन के कारण
क्या होता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर जो फोर्स लगता है, बल लगता है, या जो मैग्मा बाहर आने की कोशिश करता है, तो वो बल कहीं ना कहीं पृथ्वी के किसी न किसी भाग पर लगता है। और किस भाग पर लगता है? जहां भाग कमजोर होता है। पहली बात, जब ये मैग्मा या पृथ्वी के अंदर से जो फोर्स लगता है वो पृथ्वी के किसी न किसी भाग पर आके टकराता है। 2 नंबर बात, जब वो ऊपर आके टकराता है तो अगर ये कमजोर है, क्या है? कमजोर है, तो इसको वो तोड़कर बाहर आ जाता है और ये जो होता है वो ज्वालामुखी घटित होती है। क्या होती है? ज्वालामुखी को जन्म देती है। अगर ये भाग मजबूत है, अगर भाग क्या है? मजबूत है, और इसे जो प्रेशर जो लगता है, बल जो लगता है, वो धरातल के आगे कमजोर पड़ जाए, तो ये जो टकराने के बाद पुनः दूसरे क्षेत्रों में चला जाता है या पुनः नीचे चला जाता है। तो कई बार जब वो मैग्मा धरातल से टकराता है तो धरातल से टकराने के बाद पृथ्वी में जोरदार कंपन पैदा होता है। कंपन पैदा होता है, हम कह सकते हैं पृथ्वी के अंदर तरंगें पैदा होती है। और वो तरंगें पैदा जो होती है, वो जो कमजोर भाग होते हैं पृथ्वी पर, जो अस्थिर खंड होते हैं, उन्हें हिला देते हैं। तो देखिए, पृथ्वी पर कमजोर भागों में जब वो मैग्मा आके टकराता है या वो जो प्रेशर जो लगता है, उससे क्या होता है? ये हमारा भूकंप पैदा होता है। देखिए, भूकंप पैदा होने के लिए भूकंप में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक होते हैं वो होती है तरंगे। तरंगे, तरंगों के कारण ही क्या होता है? भूकंप पैदा होता है। कोई ना कोई उसके अंदर तरंगे होगी जब वो मैग्मा टकराएंगे। देखिए, हम बात करते हैं कि हमारे पास एक ये कोई एक हम कह सकते हैं स्टील या कांसी का बर्तन होता है, और हम उस पर क्या करते हैं? एक यहाँ पर चोट लगाते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? चोट लगाते हैं। तो जब हम किसी बर्तन पे चोट लगाते हैं जोर से, तो एक बार आप चोट लगा के उसको रोक दीजिए, उसमें झनझनाहट जो होती है, उसमें जो आवाज़ जो होती है, वो केंद्र से परिधि की ओर दौड़ती है। तो जो झनझनाहट जो होती है, जो उसमें आवाज़ जो होती है, वो केंद्र से परिधि की ओर दौड़ती है और परिधि की ओर आकर समाप्त होने लगती है। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी में क्या होता है? फोर्स लगता है और वो किसी न किसी भाग पर जाके टकराता है और वो अपनी ऊर्जा को मुक्त कर देता है। तो मैंने आपको बताया कि भूकंप जो होता है उसे इंग्लिश में अर्थक्वेक कहते हैं, और भूकंप जो आने का मूल कारण है ज्वालामुखी। और जब ज्वालामुखी विस्फोट न हो, कि उसमें पावर इतनी कम हो कि वो धरातल के ऊपर बाहर न आ सके, तो उससे क्या होते हैं? भूकंप तरंगे होती हैं। दूसरी बात, जिन क्षेत्रों में अक्सर ज्वालामुखी घटित होती है या जिन क्षेत्रों में ज्वालामुखी घटित होती है, उसके आसपास के क्षेत्रों में क्या होते हैं? भूकंप आते हैं। देखिए, एक तो जहां ज्वालामुखी आ गई, और ज्वालामुखी के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहां क्या होंगे? भूकंप आ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं भूकंप आने के कारण क्या है। भूकंप के कारण, भूकंप के कारण, तो देखिए भूकंप के कारण लिखिए। भूकंप के कारण, भूकंप के कारण 2 हैं। एक है प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक कारण, यह प्राकृतिक कारक है, प्राकृतिक कारक जो है, और दूसरा जो है वो मानवीय कारक है। तो प्राकृतिक कारक कौन सा है वो अपने बात कर लेते हैं। प्राकृतिक कारक, देखिए प्राकृतिक कारकों में सबसे पहले होता है प्लेटों के मध्य विवर्तनिक क्रियाएं। सबसे जो मूल कारक होता है वो है प्लेटों के मध्य विवर्तनिक कारक। प्लेटों के मध्य विवर्धन, कारण। दूसरा आता है गैसों के कारण।
गैसों के कारण। देखिए पहला क्या है, प्लेटों के अंदर या प्लेटों के मध्य विवर्तनिक जो क्रियाएं होती है, अपसारी अभिसरण अपसरण जो होता है उसके कारण होती है। दूसरी जो होती है भूगर्भिक गैसों के कारण, जब अंदर गैसें का अंदर फैलाव होता है तो उसके कारण भी ज्वालामुखी आ सकती है। तीसरा जो होता है चट्टानों में संतुलन के कारण, कोई ना कोई चट्टान अपने आप में संतुलन स्थापित करती है, तो चट्टानों में संतुलन के कारण तीसरा जो कारक है वो है हमारा, देखिए चट्टानों में संतुलन के कारक, और चौथा जो कारक आता है ज्वालामुखी के कारण, ज्वालामुखी के कारण। तो हमने बात की है ज्वालामुखी भूकंप आने के प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं। तो हमने प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत है, पीटीटी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, उसके अंदर भूकंप आते हैं। तो प्लेटों के मध्य जो विवर्तनिक जो क्रियाएं होती है उनके कारण आ सकता है, या भूगर्भ में जो गैसें होती है तो गैसों के फैलने के कारण भूकंप आ सकते हैं। चट्टानों के अंदर संतुलन, जो चट्टानें होती है वो अपने आप में एक संतुलन स्थापित करना चाहती है, तो चट्टानें संतुलन के कारण भूकंप जो आ सकते हैं, और जो मूल कारण होता है वो ज्वालामुखी के कारण आ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं मानवीय कारण। दूसरा जो कारण है हमारा वो है मानवीय कारण। मानवीय कारण, मानवीय कारण, मानवीय कारण। देखिए मानवीय कारणों में क्या होती है, इसमें क्या होता है मानवीय कारकों में, देखिए मानव ने आज अपनी आवश्यकता के लिए भिन्न भिन्न वस्तुओं का उपयोग शुरू कर दिया, लेकिन उसकी जो नासमझ होती है वो भूकंप पैदा करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। देखिए मानवीय कारण, जैसे हम बात करते हैं आज जो फ्लाई ओवर बन रहे हैं, बांध जो बन रहे हैं, ओवर ब्रिज जो बन रहे हैं, या हम बात करें गुफाएं जो खोदी जाती है जैसे खाद्यान्न वगैरह, या जो भी हम आज मानव के द्वारा जो आविष्कार किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं भूकंप को पैदा करने में महत्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि भूकंप अपने आप में कोई खतरा नहीं है, भूकंप अपने आप में कोई खतरा नहीं है, लेकिन इस धरातल पर मानव द्वारा निर्मित की गई जो भूदृश्य होते हैं या मानव के द्वारा निर्मित की गई जो आज आवश्यकता की वस्तुएं होती हैं उन्हीं से भूकंप पैदा होते हैं, और वही मानव के लिए सबसे ज़्यादा घातक होते हैं। देखिए एक उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि हम खेत के अंदर खड़े हैं और हमारा जो खेत है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, हम खेत के अंदर खड़े हैं, आसपास कोई भी चीज़ नहीं है, तो देखिए कितना भी भयंकर भूकंप आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़मीन पर गिर सकते हो। उससे क्या होगा, अगर हम ज़मीन पर गिरेंगे तो नॉर्मल हमें चोट आ सकती है, उससे कोई ज़्यादा जन धन की हानि नहीं होगी। लेकिन आज हम बात करते हैं मानव ने जो भूदृश्य बनाए हैं, आज जनसंख्या का दबाव इतना है कि उनके बीच में कोई गैप नहीं है। आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, न्यूयॉर्क या विदेशों में कहीं भी अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जो शहर हैं उनमें जाके देखिए, हम जो बहुमंजिला जो इमारत होती है उनके अंदर बात करते हैं, जब भूकंप आता है तो वो भूकंप के कारण नहीं, वो सांस्कृतिक जो भूदृश्य बने हुए हैं आज उनके नीचे दबने से, उनके अंदर उसके प्रभाव में आने से जनसंख्या में बहुत भयंकर जनधन की हानि होती है। तो मेरे कहने का अर्थ इसमें ये हो गया कि भूकंप से ज़्यादा, भूकंप के प्रभाव से ज़्यादा आज धरती पे जो मानव ने भूदृश्य बनाए हैं इससे ज़्यादा भूकंप आता है, इससे ज़्यादा हानि होती है। एक अपने कह सकते हैं बड़े नगर में जहाँ पे जनसंख्या का हजारों लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ अगर भूकंप आ जाए तो जो भव्य इमारतें होती है उनके गिरने से, जो हमारे आज बिजली की तारें हैं उनसे स्पार्किंग होने से, या जो गैसें को भंडार पड़े हैं वो उनके फटने से, उससे नुकसान बहुत ज़्यादा होगा और उनकी संख्या में बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग मारे जाएंगे। तो वो जो भूकंप के बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। आगे हम बात करते हैं मानवीय कारण। मानवीय कारण में मैंने आपको एक ही बात बताई है कि आज मानव की जो भूल है, मानव अपनी आवश्यकता के लिए, अपने काम की उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जिनका उपयोग कर रहा है, लेकिन वो अपनी नासमझ के कारण
जो भी घटनाएं घटित हो रही है वो सारी की सारी घटनाएं हैं वो भूकंप को पैदा करने में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। आगे हम बात करते हैं, देखिए भूकंप जो होता है, भूकंप जो होता है इसका जो अध्ययन होता है वो इसको कहते हैं सिस्मोग्राफी। भूकंप का जहां जिस क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन क्षेत्र, जिस क्षेत्र में भूकंप का अध्ययन किया जाता है उसमें इसे सिस्मोग्राफी कहा जाता है। सिस्मोग्राफी। दूसरी बात, भूकंप का जिस क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है उसमें सिस्मोग्राफी कहा जाता है। और जो अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है, अध्ययन करने वाला होता है वो सिस्मोलॉजिस्ट कहलाता है। सिस्मोलॉजिस्ट कहलाता है। देखिए सिस्मोग्राफी, भूकंप का अध्ययन करने वाला जो क्षेत्र होता है वो सिस्मोग्राफी कहलाते हैं, और अध्ययन जो करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं, सिस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजिस्ट। दूसरी बात आगे, भूकंप का मापन जो किया जाता है वो सिस्मोग्राफ से किया जाता है। सिस्मोग्राफ से भूकंप का मापन किया जाता है। और मापन की जो इकाई होती है, मापन की इकाई जो होती है वो रिक्टर स्केल होती है। रिक्टर स्केल होती है। और ये रिक्टर जो स्केल होती है ये हमारी सिस्मोग्राफी की मापक की इकाई होती है। आगे हम बात करते हैं, देखिए भूकंप जो होता है, ये भूकंप का जिस क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है वो अध्ययन क्षेत्र जो सिस्मोग्राफी होता है, और अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति होता है वो सिस्मोलॉजिस्ट होता है। भूकंप का जो मापन किया जाता है वो सिस्मोग्राफ से किया जाता है, और भूकंप मापन की जो इकाई होती है वो रिक्टर स्केल होती है। आगे हम बात करते हैं, देखिए भूकंप से संबंधित सबसे पहले एक सर्वमान्य सिद्धांत है HF रीड का। आपसे पूछ ले कि HF रीड का एक सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, तो वो भूकंप से संबंधित है। भूकंप से संबंधित सिद्धांत की बात की जाए तो सिद्धांत है HF रीड का। HF रीड का सिद्धांत है पुनः प्रत्यस्थ पुनः संचलन सिद्धांत। प्रत्यस्थ पुनः संचलन सिद्धांत, ये HF रीड का है और भूकंप से संबंधित है। HF रीड का है और भूकंप से संबंधित है। अब आगे देखिए, हम बात करते हैं जब पहले कभी भूकंप आता है या भूकंप आता है तो भूकंप के दौरान, जब भूकंप आता है तो भूकंप के दौरान जब भूकंप आता है तो भूकंप के दौरान ऊर्जा निकलती है और उस ऊर्जा को प्रत्यस्थ ऊर्जा कहा जाता है। प्रत्यस्थ ऊर्जा कहा जाता है। देखिए भूकंप के दौरान भूकंप से एक ऊर्जा विमुक्त होती है, एक ऊर्जा निकलती है और उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष ऊर्जा कहा जाता है। दूसरी बात, सबसे मोस्ट जो बात है
देखिए सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें, जो हमारे बल है, अंतर्जात बल है, आकस्मिक जो बल है, उनका अपने कभी भी पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कभी भी इसका पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता, या आने का जो समय है उसको कभी भी महसूस नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी भूकंप के लिए आपको बात बताएं, भूकंप आने से पूर्व, भूकंप आने से पूर्व या पहले वायुमंडल में रेडान गैस की या रेडान गैस में, वायुमंडल में रेडान गैस में बढ़ोतरी शुरू हो जाती है, मेरे कहने का अर्थ यहाँ हो गया कि भूकंप आने से पहले, जब भूकंप आता है तो भूकंप आने से पहले वायुमंडल के अंदर रेडान गैस की मात्रा में बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। तो ये भूकंप आने से पहले की बात है। तो ये एक हमारा कह सकते हैं भूकंप आने का पूर्व अनुमान है। इसकी कोई घोषणा नहीं की जा सकती कि भूकंप आएगा, लेकिन एक अनुमान है कि वायुमंडल के अंदर रेडान गैस की मात्रा में बढ़ोतरी शुरू हो जाए तो आप ये मानिए कि भूकंप आने वाला है, या भूकंप आने के संकेत हमें नजर आने लग जाते हैं। आगे हम बात करते हैं भूकंप के दौरान, भूकंप में तरंगों, या हम इसको कह सकते हैं प्रत्यक्ष ऊर्जा या तरंगें 3 प्रकार की होती है। भूकंप के अंदर जो तरंगें होती है वो 3 प्रकार की होती है, या हम उसको कह सकते हैं भूकंप के अंदर जो प्रत्यक्ष ऊर्जा होती है वो 3 प्रकार की होती है। तो ये 3 प्रकार की ऊर्जा कौन सी होती है? देखिए, पहले होती है पी तरंग, दूसरी जो होती है वो एस तरंग, और तीसरी जो होती है वो एल तरंग। तो हम ये कह सकते हैं भूकंप के दौरान जब भूकंप आता है पृथ्वी पे तो आने का जो 3 तरंगों के महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। अब हम इन तरंगों के तीनों तरंगों का विस्तार से अध्ययन करते हैं, डिटेल से इसको पढ़ेंगे तीनों तरंगों को, तो विस्तार से अध्ययन करते हैं। देखिए, भूकंपीय जो तरंगें होती है 3 प्रकार की होती है, या हमारी जो प्रत्यक्ष ऊर्जा जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं पी तरंग। पी तरंग का अर्थ होता है प्राइमरी तरंग, प्राइमरी या प्राथमिक तरंग। अब देखो, ये जो पी तरंग जो होती है इसे प्राथमिक तरंग या प्राइमरी तरंग क्यों कहते हैं? भूकंप के दौरान जब तरंगें आती है तो सबसे पहले धरातल पर पी तरंग आती है। धरातल के ऊपर सबसे पहले पी तरंगों को महसूस किया जाता है। जब धरातल पर पी तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है प्राथमिक तरंग। दूसरी बात, इसे अनुदैर्घ्य तरंग भी कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग भी इसका एक नाम है, अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, पी तरंग को प्राथमिक तरंग कहते हैं, इसे अनुदैर्घ्य तरंग भी कहते हैं, इसे
ध्वनि तरंग कहते हैं, ध्वनि तरंग कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग, ध्वनि तरंग, ये सारे के सारे नाम हैं जो पी तरंगों के हैं। ठीक है, अब देखिए पी तरंग जो होती है धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। पहुंचती है। 2 नंबर बात, तरंगों में सबसे तेज तरंग, तरंगों में सबसे तेज गति की तरंग है, तेज गति की तरंग है तो ही तो ये क्या होती है, धरातल पर सबसे पहले आती है। तरंगों में सबसे तेज गति की तरंग है ये। आगे हम बात करते हैं यह तरंग ठोस गैस द्रव, ठोस गैस और द्रव तीनों में गति करती है, तीनों में गति करती है। कहने का अर्थ ये हो गया कि ये ठोस में और द्रव में और गैस में तीनों में चल सकती है। और इसकी गति क्या सर्वाधिक होती है, यह पृथ्वी के कोर भाग में प्रवेश कर सकती है, यह पृथ्वी के क्रोड़ जो भाग है, क्रोड़ में प्रवेश कर सकती है, क्रोड़ में प्रवेश कर सकती है। आपको पता है कि हमारा जो क्रोड़ भाग है 5150 किलोमीटर से लेके 63-71 किलोमीटर तक जो हमारा पृथ्वी का करोड़ भाग है, इसके अंदर ये तरंग पहुंच सकती है। ठोस के अंदर, द्रव के अंदर सर्वाधिक अंदर गति करती है और इसकी सर्वाधिक गति होती है। आगे हम बात करते हैं, देखिए पी तरंग जो होती है वह ध्वनि तरंगों के समान होती है। ध्वनि तरंगों का अर्थ हो गया कि एक बार वो जैसे कोई भी चीज़ निकलने के बाद में पुनः वापस आती है और फिर पुनः जाती है। जैसे एक रेलगाड़ी होती है तो रेलगाड़ी में जो हम सफ़र करते हैं तो वो ऐसे धक्का लगा के पुनः आके फिर आगे जाती है, फिर पीछे आती है, फिर आगे आती है, फिर पीछे आती है, फिर आगे आती है, फिर पीछे आती है, ऐसे। ठीक है, तो इसको अपने कह सकते जैसे ये रेलगाड़ी जा रही है तो ऐसे वापस आके ऐसे चलेगी, आगे पीछे धक्के लगाते। ठीक है, तो ये जो तरंगें होती है वो आगे पीछे धक्के लगा के चलती है, इसलिए इसे प्राथमिक तरंग कहते हैं। आगे इसका जो मार्ग होता है, इसका जो मार्ग होता है, चाहे तो पी हो और चाहे एस हो, दोनों तरंगों की बात करेंगे। इन दोनों तरंगों का मार्ग अवतल होगा, इन दोनों तरंगों का क्या होगा, मार्ग अवतल होगा। और ये संपीड़नात्मक तरंग भी होती है, इसको अपने संपीड़नात्मक तरंग भी कह सकते हैं। संपीड़नात्मक, संपीड़नात्मक तरंग भी होती है, इसे संपीड़नात्मक तरंग भी कहते हैं। और यह पृथ्वी के सबसे बड़े भाग से गुजरती है और इसका 180 डिग्री का कोण होता है। इसे अनुलंब तरंग भी कहते हैं, अनुलंब तरंग भी इसको कह सकते हैं। अणुओं में कंपन जो होता है वो तरंग में आगे पीछे होता है। आगे हमने बात की है, इसमें सर्वाधिक गति होती है, 8 से 9 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये दो तरंगें आगे बढ़ती है। और सिस्मोग्राफ पर पी तरंग को सबसे पहले अंकन किया जाता है। यहाँ लिख लिए, सिस्मोग्राफ पर पी तरंग को सबसे पहले अंकन किया जाता है। आगे हम बात करते हैं एस तरंग की, आगे हम बात करते हैं एस तरंग की। एस तरंग, एस तरंग जो होती है ये हमारी द्वितीयक तरंग होती है। इसको अंग्रेजी हम सेकेंडरी वेव्स कह सकते हैं और तरंगों को वेव्स ही कहते हैं। तो एस तरंग जो होती है
वो हमारी द्वितीयक तरंग होती है और द्वितीयक तरंग को हम सेकेंडरी वेव्स कह सकते हैं। देखिए आज का जो हमारा टाइम है वो पूरा होता है, कल हम सेकेंडरी तरंग को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।